सर नमो बुद्धाय, जय नमो भीम। बुद्धाय, जय भीम। जय संत रविदास साहब। जय संत रविदास। साहब का मैं परिचय करवा रहा हूँ आपके समक्ष। आपका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर चांदेकर साहब। आपने एमएससी पीएचडी की है और आप रिटायर्ड प्रिंसिपल है शिवाजी साइंस कॉलेज नागपुर के। और इसके अलावा आप राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय रविदास परिषद के। तो साहब के साथ हम आपकी संक्षेप में वार्तालाप करने जा रहे हैं और उस वार्तालाप का जो विषय है, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, साहब बड़े ज्ञाता है। और साहब पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वो लगातार सामाजिक कार्य में परिपूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और हमारा ये आज बहुत अच्छा सुअवसर आया है कि हम साहब को आपके साथ में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो साहब से हम कुछ थोड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं और वो हम हमारे प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो साहब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय रविदास परिषद के क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय रविदास परिषद का गठन जो हुआ है, इसको तैयार किया ये 2014। पूरे देश के लोग मिलकर एक साथ में बैठे भी क्या किया जाए देश के लिए, समाज को बचाने के लिए। तो 2014 में इसका गठन किया गया और गए साल मुझे इसका राष्ट्रीय महासचिव पद मिला, लोगों ने चुना मुझे। तो फिर हमने एक एजेंडा तैयार किया कि भाई इस देश की जो अनगिनत समस्याएं हैं, जिसके ऊपर आज कोई बोलता नहीं, अनेक देश में सामाजिक संगठनाएं हैं, उनके पास में भी सोल्यूशन नहीं इस समस्या का। तो रविदास महाराज चाहते थे, फिर एक ही दोहे में बताऊंगा कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बैठे रविदास रहे प्रसन्न। अब यहाँ कोई जाति की बात है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट, बुद्ध की जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा पे सभी संत जो परिवर्तनवादी जितने भी संत महापुरुष भारत के, पूरी बुद्ध की विचारधारा पे है, पूरी बुद्ध की विचारधारा। लेकिन हमारे देश में कास्ट सिस्टम होने के कारण, जाति व्यवस्था के कारण बांट दिए। भाई रविदास कौन है? चमारों का है। गुरु घासीदास जी कौन है? सतनामियों का है। संत सेना महाराज कौन है? भी नाई समाज का है। ये बांट दिए जातिगत, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कि उस महापुरुष की जो विचारधारा थी सब जनता के कल्याण की, देश के कल्याण की थी, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्टेड कैसे किया जाए। तो इस देश के जो मनुवादी विषमतावादी लोग हैं, उन्होंने उसको सीमित करने का प्रयास किया, सीमित करने का, और वो जाति तक सीमित रहे, ये बाकी लोगों तक न पहुँचे। समस्या ये है भारत की असली। इस कारण अगर भाई नरहरि सोनार है, नरहरि सोनार, उसके भी जाति, हर संत के पीछे जाति लगाइए कि फिर जाति लगाएगी तो वो जाति के लोग सुने, दूसरे जाति के क्यों जाएंगे? नहीं सुनेंगे। लेकिन हर जाति के कल्याण का विचार है, तो ऐसा रविदास महाराज का विचार था, उसको रिस्ट्रिक्टेड। अभी आधुनिक समय में अपन देखेंगे बाबा साहब का विचार, पूरे हर समाज के, पूरे देश के कल्याण, विश्व के कल्याण का विचार होते हुए भी बाबा साहब को संकुचित कैसे कर दिया जाए, लिमिटेड बना के रखना कि ये विचार बाकी लोगों तक ना पहुँचे। इस तरीके का षड्यंत्र हजारों सालों से भारत में चल रहा है। तो जब हमने ये किताब लिखने 1998 में जब मैंने किताब लिखी तो पूरे महाराष्ट्र में मैं घूमता था, लोगों को बताता रविदास जी के विचार ऐसे वैसे। तो लोग बोलते थे भैया किताब दो, कोई किताब नहीं थी। अब मैं तो साइंस का विद्यार्थी, कोई लिटरेचर का नहीं, लेकिन मैंने फिर लिखी कि जनता के हित के लिए अब ये करना ही चाहिए। तो फिर जब किताब लिखी, पूरे महाराष्ट्र में गई, फिर कई असंख्य कार्यकर्ता है कि वो बोलते कि भाई साहब ये किताब पढ़ के हम कार्यकर्ता बने, हमको सही रविदास जी। फिर ये किताब की जो देख के वहाँ मूर्तियाँ बनी, लोग कार्यकर्ता किताब पढ़ के बाकी लोगों को पूरा बताने लगे। पूरे प्रबोधन की मूवमेंट हमारे महाराष्ट्र में चली। तो इसको रोकने के लिए और संघ वालों ने भी उनकी आथर किताब लिखते हैं, और वो भी चमार समाज को मिसलीड करने के लिए वाल्मीकि के ऊपर लिखेंगे। ये बहुत पूरा पोल्यूशन, प्रदूषण की प्रक्रिया उनके हिंदू वाल्मीकि, हाँ, तो उनको हिंदू के इसमें कैसा डाले, हिंदू का कैसा डाले। लेकिन इस किताब जो भी पढ़ेगा इसको पता चलेगा तो ये हिंदूवादी है नहीं, ये तो मानवतावादी है, विश्व कल्याण का विचार उसमें। लेकिन उन महापुरुषों को संकुचित करने का षड्यंत्र चल रहा। फिर हमने जब देखा कि ऐसा चाहो राज, ये समाजवाद का सिद्धांत है, देश के कल्याण का, हर जाति के कल्याण का है, अरे इनको तो सीमित बना दिया, क्या किया जाए। तो फिर हमने प्लान बना कि नहीं, अभी इस सोच को पूरे देश में फैलाया जाए। तो बाबा साहब को भी अपेक्षा थी कि ये चमार कम्युनिटी है भी भारत में मेजॉरिटी में है। आज GW ब्रिक्स के हिसाब से, GW ब्रिक्स इन्होंने संशोधन किया चर्मकार समाज के ऊपर, रिसर्च किया और एक किताब निकाली जो उसका नाम है दी चमार, हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन हो गया। तो फिर वो किताब जब मैंने पढ़ी कि कौन कौन सी जातियाँ थी हमारे इसमें, तो शेड्यूल कास्ट की जो 1500 जातियाँ भारत में, 1500 जाति, 1500 जातियों में से 1200 जातियाँ सिर्फ चमारों की है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से उनको ये किया। अभी ये एक नहीं,
तो हमने सोचा, इस चिंतन किया कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। फिर इसके पीछे हम लगे और फिर हमने क्या किया कि अब मैंने डिसाइड किया राष्ट्रीय रविदास परिषद के, नहीं अब इसको जोड़ा जाए। और बाबा साहब की चाहते थे कि भाई जब जोसेफ स्टालिन का मृत्यु हुआ तब दिल्ली में बाबा साहब ने अपने घर में श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा था। और उस श्रद्धांजलि में प्रोग्राम में बाबा साहब बोलते, इस देश में क्रांति करना है तो मुझे एक चमार के लड़के की ज़रूरत है, मुझे एक चमार के लड़के की ज़रूरत है इस देश में क्रांति करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्रांति करेगा तो यही कर सकता, और ये ग्लोबल है। आप सोचेंगे तो ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी जैसे भी महार समाज की बात लेते, रेस्ट्रिक्टेड है। बुद्धिज्म भी बोलेंगे तो अभी बाकी के राज्यों में देखेंगे तो चरमाकार हो गए हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड। अभी भी बौद्धों की संख्या 1 करोड़ के करीब है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये समाज पूरे देश में हर राज्य में मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड है हर राज्य में और दुनिया में है। तो बड़े बड़े योद्धा, नेपोलियन बोनापार्ट हो, अब्राहम लिंकन हो, इस तरीके के लोग इनमें निर्माण हुए। लुइस पाश्चर, लुई ब्रेल तरीके के साइंटिस्ट इसमें निर्माण हुए। और जो टॉमस पेन है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारक बोलते हैं, जिसकी किताब मानव के क्या अधिकार है, ये किताब महात्मा फुले जी ने पढ़ी, उसके बाद उनको ज्ञान हुआ कि नहीं भाई ये लड़ाई लड़ी जाए। तो क्रांतिबा ज्योतिराव फुले उस विचार से, वो टॉमस पेन चमार के। अभी मैंने चमार चमार बोला था, आपको बोला तो क्या वो दुनिया में भी चमार है क्या? नहीं, दुनिया में कास्ट नहीं, कास्टलेस सोसाइटी है। लेकिन व्यवसाय करते, ये चर्म व्यवसाय से निगड़ित लोग हैं, चर्म व्यवसाय से निगड़ित लोग हैं। तो इन्होंने क्रांतियाँ की, आज भी रिसर्च चल रहा है जोसेफ स्टालिन के ऊपर। तो बड़े बड़े योद्धा, महान योद्धा हुए, लेकिन इस समाज को दबा के रखा सदियों से। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर हमने एक प्लान बना कि नहीं, अभी पूरे देश में ये जो आज इनकी संख्या देश में 25 से 26 करोड़ है, 25 और 26 करोड़ भी अगर एक साथ में आ जाए तो हम पूरे देश को हिला के छोड़ सकते हैं। लेकिन इनको विभाजित रखा। अभी जब हम राजस्थान की बात ले, हमको मेघवाल बोलते हैं, रैगर बोलते हैं, बैरवा बोलते हैं, अहरवार बोलते हैं, अलग अलग संगठन आए। क्या एक संगठन फोड़ के रखा? और एक जात में 12 जाति और 12 जाति के 12 संगठन। तू ऊंचा है पर संभल के रहना, वो तेरे से नीचा है। उसको समझाए तू घबरा मत, तू ऊंचा है, तेरे से वो नीचा है। और सब नीचे देख रहे, ऊपर में कोई नहीं दिख रहा, ऊपर में कोई नहीं। तो ये फिर विचारधारा बुद्ध की, बाबा साहब की विचारधारा। और बाबा साहब को जो अपेक्षा थी भारत में क्रांति की, ये चर्मकार समाज से थी। अगर ये चर्मकार समाज जिस दिन जग जाएगा, उस दिन इस देश में क्रांति होगी। इसलिए बाबा साहब को काउंटर करने के लिए बाबू जगजीवन राम जी का वापर किया। कई अनेक जाति के समाज के नेता बराबर उनको जोड़े, कई को मंत्री पद, कई का कई, जैसे रामदास आठवले जी को लिखा मंत्री पद भोगते हैं, ऐसे हमारे समाज ने भी भोगे ना। और मूवमेंट को रोकने का काम कांग्रेस वालों ने किया, सभी पार्टियां कर दी कि इसमें क्रांति का। और उसके बाद अभी हम सबके बौद्ध समाज से, कि हमारा समाज से समाज को दूर रखता, क्यों? उसको समझाएंगे और ये संभल के रहना बरा, क्योंकि क्रांति वाले विचार के पास अगर ये जुड़ जाए, समस्या कैसी है, अगर ये जुड़ जाए, उसके विचारों पर अगर चलने लगे तो कैसा होगा? तूफान मचेगा। रोकने का प्रयास, और इस चरमा जाति के भी नेता भी जिम्मेदार हैं। तो वैसे हर जाति को गुलाम रखने के लिए उस नेता, उस हर समाज का नेता वो जिम्मेदारी निभा रहा है मनोवादियों के इशारों पे ऊपर। इसीलिए भारत में क्रांति नहीं हो रही। तो फिर हमने सोचा कि अभी हमने ये आंदोलन अपने हाथ में लेना चाहिए। तो ये आंदोलन जब हाथ में लिया तो आज पूरे आसाम से लेकर इधर राजस्थान तक, यानी हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से लेकर अभी कर्नाटक तक हम पहुँचे। पूरे देश के सारी संगठनों के साथ हमारी 6-7 महीने में बातचीत होगी। अब कोरोना के कारण हमें रुके हैं, अब कोरोना के कारण फिर हर राज्य का हमारा दौरा लगेगा और हर जातियों के संगठन के पास हम जाके उनको जोड़ेंगे, भाईचारा। अब ये इसका बेस क्या है? बेस बाबा साहब का भाषण है, जो कोई अम्बेडकरवादी नेता या विचारवंत ही आज तक बताया नहीं, किसी ने ना बताने की हिम्मत करता। तो बाबा साहब का 12-13 फरवरी 1938 का भाषण है। मनमाड़ में रेलवे कर्मचारियों के सामने बाबा साहब ने भाषण दिया था। और बाबा साहब बोलते, एक तो कर्मचारियों का आह्वान किया था उन्होंने कि इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करना, सिर्फ नौकरी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, तो इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, दिमाग देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो बाबा साहब जाने के बाद में, या बाबा साहब हयात रहने के बाद में भी, ये करोड़ों की संख्या में रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर हम SC/ST के लोग थे। अगर हमने सोचा रहता कि नहीं बाबा साहब आपका कार्य हम आगे लेके जाएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, जैसे जब भी मैंने बताया था मेरे भाषण में कि कार्ल मार्क्स की
जाने के बाद में 7 लोगों ने प्रतिज्ञा की और कार्ल मार्क्स का विचार पूरी दुनिया में पहुंचा। 7 लोगों ने, हम रोए, आज भी रोते हैं, लेकिन क्या किए। और जो कैसेट लगाते मराठी में हमारे महाराष्ट्र में, भीमा तुझ्या मुळे उद्धरली कोटी खुडे, पुन्हा एक कैसेट लगती है कि भीमा पुन्हा तू जन्म घे या भूवरी, भीमा तू पुन्हा जन्म घे या भूवरी, यानी आम्ही नालायक आहोत, हम नालायक है बाबा साहब, तू पूरा और फिर से तू अपने बाल बच्चे बीवी को छोड़ दे, कुछ भी कर, और लेकिन हमारे लिए काम कर, हम मौज करेंगे, हम मजा करेंगे, हम लाल जी की गाड़ी में बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे, लेकिन समाज के हित के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमें अगर बचाना है तो तू फिर से आ, तू मर, तू मेहनत कर, हम कुछ नहीं करेंगे। इतने नालायक हम सारे बहुजन समाज के लोग हैं, इसीलिए भारत में क्रांति नहीं हुई और फुले आम्बेडकर जी का कारवां रुका रहा। आज भी भाषण देते हैं, समाज को मिसलीड करते हैं, हमारे समाज के लिए लोग, नेता जिसे माने सही बताते ही ना किस समय कैसी मूवमेंट चलाना, वो भी समझ में नहीं आता। वही इतिहास के चक्कर लगाते 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 गोल 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 घुमाते, ये ऐसे चल रहा, मैं सब देखा, स्टॉप हो जाती। तो हमने सोचा कि भाई इसको कैसे किया जाता है, इस तरीके से हमने फिर ये मूवमेंट हाथ में लिया है। तो 12-13 फरवरी 1938 में बाबा साहब बोलते हैं, साम्राज्यवाद के अगर खिलाफ लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी सामाजिक संगठनों का सामूहिक मंच तैयार करना पड़ेगा, सभी सामाजिक संगठनों का सामूहिक मंच तैयार करना पड़ेगा। संगठना विलीन करने की जरूरत नहीं, संगठना विलीन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे नेता है ना, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सेक्रेटरी, मैं उसके नेतृत्व में क्यों काम करूँ, समस्या ये है ना। और कांशीराम साहब ने बताया था, बोले झगड़े क्यों रहते, बाबा साहब का ध्येय था आखिरी के इंसान का कल्याण होना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ही क्या बोलते हैं, बुद्ध ने बोला कि भाई, वो तो बोला ही उन्होंने, इसी जन्म में इंसान का कल्याण होना चाहिए, गए जन्म से मुझे कुछ लेना देना नहीं और आने वाले जन्म में मुझे कुछ लेना देना नहीं भी, इसी जन्म में इंसान का कल्याण हो। तो इसी जन्म में इंसान का कल्याण करने के लिए बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोग क्या कर रहे, ये मेरा सवाल है भी। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या 9वीं प्रतिज्ञा, सभी मानव समान है, सभी मानव समान है और उनके कल्याण के लिए हम काम करेंगे, उनके कल्याण के लिए हम काम करेंगे। कहाँ काम कर रहे हैं, बुद्ध विहार बांध लिया, 14 अप्रैल का प्रोग्राम ले लिया, एक आधे वक्ता को बोल दिया, पैसे जमा कर लिए, खाना खा लिए, ऑर्केस्ट्रा कर लिए, तालियां बजा लिया, बस, और फिर नारे लगाना, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और बाबा साहब बोलते, क्या बोलते कि जब तक संविधान है तब तक मैं जिंदा हूँ, जिस दिन संविधान खत्म होगा उस दिन बाबा साहब का अंत होगा। तो बाबा साहब ने जो 1938 में जो भाषण किया, उस मुद्दे को लेकर हम इस देश में काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि सब बेस क्या है, तो पहले हम चमार समाज के लोग, ठीक है, ये तो बिखरे 25-26 करोड़ लोग, नहीं तो लोग बोलेंगे आपके तो लोग एक साथ में नहीं है, हमको क्या बताते। तो साइड बाय साइड हमारा प्रोग्राम है, इसलिए राष्ट्रीय रविदास परिषद बनाया और ये 25 से 26 करोड़ लोगों को हम एक साथ लाने का पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं हम। तो जब ये एक साथ में बनेंगे तो ये इसका काम क्या है, चप्पल जूते, जब सीता कितना भी जूता फटा रहे, कितना भी जूता फटा रहे, उसको सीता जोड़ने का स्किल, जोड़ने की कला इसके पास में है। जब ये जोड़ने की कला वाला अपना स्किल इस समाज को जोड़ने में इस्तेमाल करेगा तब ये जोड़ पाएगा। इसीलिए स्किल वाले को हमने पहले पकड़ा, तो पहले ये भी पकड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको तो जोड़ने का ये आंदोलन भी चालू होगा, शुरुआत होगी भारत में। और उसके बाद में तो भाई कांशीराम साहब ने बोला, एक जाति कितनी भी संगठित हो जाए वो अल्पसंख्याक होती है, एक जाति कितनी भी संगठित हो जाए अल्पसंख्याक होती है, और अल्पसंख्याक जाति कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, फिर हमने सोचा कि भाई ये तो ठीक है, तो रविदास महाराज का तो संघर्ष, बाबा साहब का, फूले का, सभी महापुरुषों का, सारे जनता के कल्याण का था, कोई जाति अकेली जाति के कल्याण का नहीं था। तो हमने फिर इसका दायरा, उस विचारों को, बुद्ध की विचारधारा हो, फुले साहब आम्बेडकर की विचारधारा, इस सारे समाज को आज जरूरत है, आज तक नहीं होंगी उतनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी इस माहौल में देश को है। देश बचाने का आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने 15 साल पहले से हम एक आंदोलन चला रहे महाराष्ट्र में, नागपुर में मैंने क्या किया, राष्ट्रीय परिवर्तन परिषद बनाया था और उसके माध्यम से 105 संगठनाएं विविध जाति की, उसमें आदिवासी होगा, उसमें मुसलमान है, मेरे पास सिम्पी है, सोनार है, सारी जाति है, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक करके हमने संयुक्त प्रोग्राम लिए।
तब मैं साइंस कॉलेज में प्रोफेसर था, फिर न्याक कमेटी आती, ये कमेटियाँ वो कमेटियाँ, तो वो साइंस कॉलेज वालों को समय कम मिलता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट मेरे माइंड में थी, तो ये फार्मूला अगर महाराष्ट्र में मैं एसएससी कर सकता हूँ, नागपुर में किया, तो ये क्यों ना ये फार्मूले का एप्लीकेशन पूरे देश में किया जाए। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन परिषद का नाम अभी होगा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। और इस माध्यम से मैं, जैसे यूपी के जो यादव समाज के लोग हैं, कुशवाहा है, प्रजापति है, कुर्मी है, साऊ है, सैनी है, ये सब के साथ मेरी बातचीत चल रही, 6 महीने से इसी काम में लगा हूँ। और सब ने बोला कि साहब आप जो बात बोलते एक है, मतलब आपकी जाति आप घर में ना, आपका संगठन है, लेकिन अकेला संगठन आज तक क्या कर पाया, आपका नेता का क्या प्लानिंग है। अभी रविशंकर ने बोला, क्या कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला, जब भी मैंने अपने भाषण में बताया था कि भाई बेरोजगारों को नौकरी देने का ठेका हमने लिया क्या? हमने ठेका थोड़ी लिया आपको नौकरी देने का। ये अगर केंद्र सरकार बोलती है, कोई बोलते कि भाई सब्जी की दुकान लगाओ, पकोड़े तलो, तो क्या भी लोग बोले पकोड़ी तलना है क्यों? तो केंद्र सरकार को तो संविधान के हिसाब से कार्य करना होगा। हाँ, तो क्या संविधान के अंदर ऐसा लिखा है कि ठेका नहीं ले ना बोल रहे समाज गूंगा बहरा। 26 जनवरी को जो संविधान दिन रहता, उस समय गणतंत्र के दिन भारत के टीवी के चैनल के ऊपर डिबेट होना चाहिए भारत के संविधान के ऊपर, क्या क्या लिखा है, अब तक कहाँ तक आया भारत, क्या प्लानिंग है, कभी डिबेट सुना? बिल्कुल डिबेट नहीं। एक आधे महाराज ने कुछ बोला, एक आधे खासदार ने, एक आधे एमएलए ने, एक आधे साध्वी ने कुछ बोला, डिबेट होती रहती है डिबेट। लेकिन हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, हमारे मानवाधिकार का जाहिरनामा भारत का संविधान है, इसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे चैनल नहीं, मनुवादी के उनके चैनल है, पेपर से सब कुछ है, हरमगुंगे बहरे समाज है। अब पढ़े लिखे लोग भी संविधान पढ़ते नहीं। दोस्तों संविधान का दिया जाता, मतलब हाँ। पेपर और टीवी चैनल ये बोलते कि जो भारत में जो समस्या है वो संविधान के कारण है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो प्रचार प्रसार किया जाता है, अधिकतर मतलब जो गलत प्रचार किया बराबर। हाँ, तो गलत प्रचार जो होता, और जो सुनने वाले हैं उनको भी पता नहीं, और उनको मालूम है मीडिया के द्वारा हम इनके ब्रेन में इम्प्लांट कर देंगे, ये लोग वैसी है। क्योंकि हम ज्ञानी नहीं बने ना अभी तक, हमने किताबें पढ़ी, नौकरी लगी, अभी खाने पानी की व्यवस्था होगी, बस हो गया। लेकिन जो तर्क करना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, बाबा साहब ने क्या लिखा, ये भी नहीं। नागपुर में भी कई मेरे कार्यक्रम होते, मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने भैया भारत का संविधान पढ़ा? 100 लोग हो गए तो 2-3 लोग हाथ खड़े करते। समस्या ये है, अच्छा। पता नहीं, और टीवी के माध्यम से वो बम्बार्डिंग कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने बोला था, अगर सरकार की नीयत, राज्य कारभार चलाने वालों की नीयत अगर सही है, संविधान कितना भी खराब हो तो जनता का कल्याण होगा, लेकिन संविधान कितना भी अच्छा हो, उनकी नीयत अगर खराब है कुछ नहीं होगा। तो ये नियति का परिणाम है, तो उनको करना ही नहीं ना। तो बाबा साहब ने इसीलिए बोला था कि दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। दुश्मनी के शिकार लोगों ने सोचना चाहिए, तो दुश्मनी के शिकार लोग सोच नहीं रहे, इसीलिए ये समस्या है। और आपस में सब देखते हैं, एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ खड़ा कर दिया, फोड़ो तोड़ो और राज करो। ये अंग्रेजों की नीति नहीं, ये यही के लोगों की, मनुवादी की नीति है, उस पर से चल रहा है। मैं अभी एक और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में संत रविदास साहब है या कबीर साहब है, या जो बाबा साहब के जो आंदोलन की क्या स्थिति आप देखते हैं, जैसे कि भारत के अंदर में किस लेवल पे हमारा आंदोलन है, उसको किस लेवल पे जाना चाहिए? अभी तो आंदोलन की जब हम बात करते तो पूरा समाज नेतृत्वहीन है। एक ही सेंटेंस में बता, नेतृत्वहीन, समाज को नेता ही नहीं। और जो नेता होंगे वो समाज को खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मिसलीड कर रहे हैं। नेता नेतृत्वहीन समाज है, तो फिर अभी क्या करेंगे? तो इसीलिए हमने एक बाबा साहब का जो 12-13 फरवरी का जो बताया भाषण है, उसके ऊपर हम आंदोलन खड़ा करने का प्रयास अभी चालू है हमारा। तो हर जाति को, तो हमने बताया कि भैया आपकी जाति का भी नेता होगा, आपका संगठन है, लेकिन आपका अभी आने वाले समय में, अभी जैसे मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश में अपना कार्यक्रम हुआ, तो उस दिन आदिवासी समाज के स्टूडेंट यूनियन है, कहाँ की, छिंदवाड़ा की, उनका एक वीडियो उन्होंने डाला। मैंने जब सुना, फिर उसका भी जिसने डाला उसको फ़ोन लगाया, वो वरुड का कमलेश मंडावी नाम का कार्यकर्ता है, उसको उससे फिर वो भलावी का नंबर लिया, बोला ये वीडियो इसका नंबर दे। फिर वो छिंदवाड़ा फ़ोन लगाया, उसके साथ बातचीत की, तो बोला 5700 स्कूल आदिवासी क्षेत्र की कम कर दी, यानी बंद होने वाली है, और 50 से ज़्यादा कॉलेजेस बंद हो रहे। फिर आपका क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? नो सॉल्यूशन, कुछ नहीं। तो ऐसे हर राज्य में अभी तक, तो जब भी मैंने अपने भाषण में बताया कि भाई लाखों स्कूल भारत में ऐसे हैं जो प्राइमरी के, एक टीचर
1 से 4 क्लास को पढ़ाता है, क्या पढ़ाता हूँ, और टीचरों के पीछे कितने सारे काम, तो ये कब पढ़ाएंगा। और उत्तर प्रदेश में एक बार इलेक्शन था तो पूछा गया जनता को स्कूल के बारे में, ये भैया दोपहर का खाना, कुछ नहीं साहब, बोले सिर्फ खाने के लिए स्कूल है। और बिहार के लोग आंदोलन करें, हमें ये अनाज नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, और सर्वांगीण विकास का प्रवेश द्वार शिक्षा है। इसीलिए हमने टारगेट किया है, टारगेट किया कि शिक्षा बिना उद्धार नहीं होगा। और बाबा साहब ने बोला कि शेरनी का दूध है, जब भी पिएंगा वो गुरगुरेंगे, यानी अन्य अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। अगर आने वाले समय हमें ऐसा वंचित रखेंगे शिक्षा के कारण, तो हमारा क्या होगा, गूंगे बहरे गुलाम लाचार बन जाएंगे, हम संघर्ष करने के काबिल भी नहीं रहेंगे आने वाले समय। ध्यान रखिए, ज्योतिबा फुले साहब ने जो बोला कि विद्या बिना मति गई, मति गई, हाँ, मति बिना गति गई, गति के कारण वित्त गया, वित्त जाने के कारण शूद्र मतलब बर्बाद हुआ। हाँ, बर्बाद हुआ। तो जिस प्रकार से मतलब उन्होंने जो बात की थी, और तो वही काम मतलब आज के डेट में जो बहुजन समाज के लिए जो शिक्षा के द्वार जो द्वार बंद खुले थे, तो उसको मतलब बंद करने का पूरा एजेंडा उनका प्लानिंग तैयार है। लेकिन हमारा एजेंडा बहुजन समाज का होना चाहिए, वो है नहीं। तो फिर हमने सोचा, फिर जैसे बाबा साहब ने बोला था, पगार का 20वां हिस्सा रचनात्मक प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रमों के लिए देना चाहिए। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी निकाली थी। क्या एजेंडा था, क्या विजन था बाबा साहब का, कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने हमारे संस्था हो, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे IIT, हमारे मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज, ये सब हो, ये टारगेट था, ये विजन था, एजेंडा था। लेकिन ये एजेंडा आज तक के मैंने देखा कोई नेता, कोई ज्ञानी अम्बेडकरवादी नहीं बताता, और खुद को अम्बेडकरवादी बोलते। मैं बुद्ध हो गया, मैं अम्बेडकरवादी हो गया, मैं बुद्ध हो गया, मैं अम्बेडकरवादी हो गया। ये ऐसा अगर चलेगा तो बात ऐसे से नहीं बनेगी। और हम बोलते हैं कि हम बाकी लोगों तक पहुँच ही नहीं रहे ना, बाबा साहब का जो एजेंडा दिया था वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं रहे, तो आंदोलन कैसे होगा। तो हमने वो लिया कि ठीक है बाबा साहब जी, आपका जो कार्रवाई है हमारे जीवन में जितना जमता हम वो करेंगे। कांशीराम साहब को भी जब पत्रकार पूछते थे आप कैसा देश चाहते हो, अशोक सम्राट का देश, क्या गलत बताया था उस इंसान ने, फुले आमिर मुंह में। लेकिन सुने क्या, हम नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, जाति के कारण। उस नेता की जात खोजते हैं, जात। इसलिए बाबा साहब बोलते, हर जाति के रगों रगों में जात भरी है, हर रग रग में जात भरी है। और जब भी मैंने बताया कि भाई बाबा साहब बोलते, चारों दिशाओं की तरफ मैं देखता हूँ, जात नाम का दैत्य खड़ा है, वो आपकी कोई सामाजिक आर्थिक प्रगति नहीं होना, तो इसको गाड़ना पड़ेगा, तब तक हो नहीं सकता। तो इसलिए कभी तो जोड़ना तो पड़ेगा। तो जातियों में संवाद। तो बाबा साहब बोलते, जैसा उंदीर चूहा अपने बिल में घुसा रहता, वो दूसरे के संपर्क आने ही नहीं, बाहर नहीं आना चाहता, ऐसी हर जाति की समस्या। तो हर जातियों में संवाद हो, जातियाँ साथ में बैठे और फिर चिंतन करें कि ये सरकार ने ऐसे निर्णय लिए, तो हमने क्या करना चाहिए। आज सब अपने अपने माली समाज का तेली समाज के साथ नहीं, साहू समाज के साथ में नहीं बैठता, या चमार समाज का ये भी बौद्ध समाज के साथ नहीं बैठता। इसको अपने के साथ जोड़ना है। नहीं, जोड़ने के लिए देखिए, इसमें जोड़ने से पहले मतलब ये चीज़ में और ये जाति निर्माण करने वाले लोग कौन है, इन्होंने निर्माण क्यों की, उसका प्रचार प्रसार क्यों किया इन लोगों के बीच में, मतलब ये क्या कारण से किया होगा, थोड़ा सा कारण उनको विभाजन करना था ना। अभी दुनिया में भी कास्ट है क्या, नहीं, कास्टलेस सोसाइटी है। बिल्कुल बिल्कुल कास्टलेस सोसाइटी, कोई भी इंसान कोई भी काम, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने काम बांट दिए और उसको लेबल लगा दिए, तो ये काम करने वाला ये काम कर, तो वही का वही। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि मेरा जो ध्येय है, इस देश की वर्णवादी व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये नीचे के मजले का कितना भी लायक हो गया ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, जहाँ जन्मा वही मरना है। तो मेरा टारगेट है, और ऊपर का कितना भी नालायक हो वो नीचे उतर नहीं सकता। तो ये विषमतावादी बिल्डिंग को मुझे उद्ध्वस्त करना है और समता की बिल्डिंग बनाना है। अब ये बनाएगा कौन, क्या अकेली जाति नहीं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जो भोगी लोग हैं इसकी व्यवस्था से, हम विषमतावाद जिनको लादा गया, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब चीज़। फिर उनको जोड़ना पड़े, और जोड़ने के लिए हमें स्किल इस्तेमाल करना पड़े। तो फिर हमने एक स्किल क्या, भैया अभी समस्या क्या है, बेरोजगार है इधर उधर, शिक्षा से वंचित है, परेशान है, ये सिस्टम पूरे बदल गए। इधर बोलते प्रोफेसर के लिए नेट सेट होना, नेट सेट होने के बाद में प्राइवेट कॉलेज में है क्या 35 लाख, है क्या 40 लाख रुपए, टीचर BEd हुआ टीचर होने के लिए, हर क्षेत्र में है। तो ये जो गरीब लोग हैं, मेहनत करके बेचारे पढ़े, कुछ आशा के साथ माँ बाप पढ़ाता और चाहता कि मेरे बच्चों को जॉब लगेगा, नौकरी लगेंगी, लेकिन उद्ध्वस्त करने का प्लान। तो अभी सभी के माइंड में हलचल चल रही। तो ये एक ऐसा समय है कि ये अभी जुड़ सकते। तो जब मैं सबके साथ बातचीत करता हूँ
तो उनको बता भाई शिक्षा के बारे में सब मिलजुल के अपन करेंगे, 10-10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये जैसे ही होते उस तरीके से कर। अभी हमने जब आम्रपाली बौद्ध विहार में कार्यक्रम अपने पैसों से बना, सरकार ने मदद नहीं की। जब हम बौद्ध विहार बनाते हैं तो हम स्कूल क्यों नहीं बना सकते? बना सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बना सकते उतना ही बजट लगना है लगभग। उतना ही। तो फिर अभी तक हमने आंदोलन चलाया होगा कि बुद्ध विहार ही बनाना, बुद्ध, ठीक है हो गया। अब दूसरा एजेंडा रखो कि हम पैसा जमा करके हमारे स्कूल निर्माण करेंगे। अभी जालंधर में हमारा एक NRI है, उन्होंने स्कूल खोला। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे कोई भी जय भीम बोलते हैं। संस्कार की प्रक्रिया करने के लिए हमारी संस्थाएं चाहिए। अभी और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल कॉलेजेस बनने का हरियाणा और पंजाब में प्रोसेस चालू हो गया। तो हमने उसके लिए भी एक प्लान बनाया कि ग्लोबल रविदासिया वाले और डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन वाले लोग हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों को, जो पूरे दुनिया में ये लोग हैं, करोड़पति अरबोपति लोग हैं, इनको जोड़ के हमने एक पावर इन एजुकेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया कि जो पूरे शिक्षा के लिए पूरे भारत में, एक जाति के लिए, सभी जातियों के लिए काम करेगा। और सभी जातियों के शिक्षा क्षेत्र के लोगों को, ट्यूशन लेने वाले जो भी है, ऐसे सारे लोगों को, अभी काम बड़ा 130 करोड़ का देश है। ये तो हमारा राज्य नाम छोटी सी संगठन है। पुराने इतिहास के अंदर भी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला बराबर है, जो यूनिवर्सिटीज थी, जो विहार कहा जाता है, तो उसमें भी शिक्षा के कार्यक्रम ऐसे ही चलते थे। तो लेकिन ये मंदिरों की डुप्लीकेशन आजकल विहारों में हो रही है, मूर्ति रख के पूजा का, आपका क्या कहना है? तो मूर्ति पूजा तो नहीं होना चाहिए। जैसा अपन देखेंगे, अभी जो मुस्लिम धर्म की बात लेंगे, कहाँ मोहम्मद पैगंबर की है कि सुना? कुछ नहीं, लेकिन सब यूनाइटेड है, तो विचारों बराबर चलते हैं। तो लेकिन हम क्या करते, एक आदर व्यक्त करने के लिए जब भी बताए हमने बाबा साहब की यहाँ मूर्ति बनाई, हमने मूर्ति में खुश है ना, हम मूर्ति पूजक बन गए। लेकिन ये निराकार निर्गुण का विचार है, सभी संता महापुरुषों ने वही बताया, लेकिन हमने सगुणवाद में उसमें ला लिया और सब हम पूजा करने लग गए। वो भगवान की पूजा करते, हम इधर बुद्ध की पूजा करते। महापुरुषों की विचारधारा देखते तो वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। हाँ, लेकिन ये विचारधारा फैलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम भी मिसलीड हो गए ना, हमें सही तरीके से गाइडेंस करने वाला मार्गदर्शक नहीं है। समस्या आज ये है। तो सही मार्गदर्शन किस तरीके से लेके जा, इस समाज को किस डायरेक्शन में लेना, एजेंडा लेस लोग है ना, मैंने बताया ना, सोशल मूवमेंट भी खत्म हो गई है, लीडर्स भी नहीं, नेतृत्वहीन समाज है, तो आंदोलन कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो कि सबको जोड़ के एक महा आंदोलन कैसे तैयार किया जाए। तो शिक्षा के बारे में ये पूरा प्लान होगा। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप, अभी हमारे भाई है उधर तुमसर में हमने 15 एकड़ जगह ली, वो पूरा में शिक्षा का प्लान चल रहा, कैसे रहेगी शिक्षा व्यवस्था। अभी धीरे धीरे हम इसको बढ़ेंगे। और सब अकेले जाते, सभी अगर मिल गए तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। और दूसरा मैंने बताया कि जब महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप गूगल पे डालिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्धा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वो 1934 की संस्था है, 86 साल हो गए, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं करता, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों का माल गवर्नमेंट खरीदती है। अगर ये डेवलप कर दिया गाँव में, तो उनका माल कौन खरीदेगा? और इलेक्शन के समय यही लोग करोड़ों रुपए इलेक्शन के समय विविध पॉलिटिकल पार्टियों को देते, इसीलिए उसको बढ़ने नहीं दे। तो हम सोचे कि क्यों नहीं ये टेक्नोलॉजी, हम कंज्यूमर है, हम प्रोड्यूसर क्यों नहीं, उद्योग धंधे में हम क्यों न जाए? अगर गवर्नमेंट ने बोला हम जॉब नहीं देते, 41, 42 अनुच्छेद देखो भारत का संविधान का, ये सारी व्यवस्था करना, नौकरियों की, उपजीविका के साधन उपलब्ध करा देना, ये भारत के संविधान में लिखा है। लेकिन अगर रविशंकर बोलता है तो हम चुप, कोई नहीं बोला, कोई आम्बेडकरवादी नहीं, फूलेवादी नहीं, कोई नहीं बोलता। ये गूंगे बहरों का देश है। ये गूंगे बहरों को जगाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और फिर उद्योग धंधे का, हमें जो चीज़ लगती है, जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं हमारे घरगुती, उसका पूरा प्रोडक्शन कर सकते, पूरा एजेंडा आप नेट पे डाल के गूगल सर्च किया, आप पूरा पता है उसको। ट्रेनिंग, आप 12वीं फेल बच्चा है, क्या कोई सरकार देंगी जॉब? MSc हम जब इंटरव्यू के लिए जाते प्रोफेसर के, तो वहाँ नेट सेट PhD वाले लड़के आते, एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहता और 100 रहते, क्या दे पाएंगे? तो उन्होंने कैसे जिएंगे? जीने मरने का सवाल एक जाति का ना, सभी जाति का। तो इसीलिए हमने वो सब्जेक्ट लिए। तो अरे हो सकता तो हमारे नागपुर में माली समाज की जो संगठन है, जिसको कुशवाहा बोलते, सैनी बोलते, मौर्या बोलते, तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया 2014 में। उसका रजिस्ट्रेशन किया महात्मा फुले सोशल एंड इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल फोरम करके, इंडस्ट्री के इसमें रजिस्ट्रेशन किया। अपने लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देते, वर्कशॉप लेते, प्रोडक्ट्स तैयार करते, ऑनलाइन मार्केटिंग उन्होंने चालू की। अगर ये एक समाज कर सकता,
बिल्कुल, मतलब हम लोग केवल आज के डेट में उपयोग करता है, लेकिन प्रोड्यूसर हाँ, निर्माता नहीं है। अभी किसानों का आंदोलन है, वो किसानों के नेताओं के साथ में मेरा भी ऑनलाइन हमारी मीटिंग रहती है हर शनिवार को 5 बजे, तो पूरे देश के किसानों के साथ में भी मेरा संपर्क चल रहा। तो वो बोलते कि हम रामदेव बाबा के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, अडानी के नहीं करेंगे, अडानी का फॉर्चून का आटा। अरे गेहूं पकाने वाले हमें ना, हरियाणा पंजाब के किसान हम गेहूं उगाते हैं और आटे की फैक्ट्री उसकी, हमारा किसान प्रोडक्ट क्यों नहीं? ये मेरा सवाल किसानों को है कि एग्रोबेस इंडस्ट्री, बाबा साहब ने बोला था किसानों भी कल्याण करना है, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज, और उस एग्रोबेस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पैसा लगे। आर्थिक प्लानिंग बाबा साहब का वो है, लेकिन गवर्नमेंट करना नहीं चाहती थी। इस देश का जल, जंगल और जमीन ये पूरा पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है और पूरे देश को गुलाम बनाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा। तो हमने सोचा कि इनको रोका कैसा जाए, तो रोकने के लिए यह हमारा रास्ता है। हम कंज्यूमर है, हम प्रोड्यूसर बना, बड़ा ही धीरे धीरे प्रमाण है, मल्टीनेशनल कंपनियों का माल हम यूज नहीं करेंगे। अगर ये प्रतिज्ञा सारा समाज करता तो ये करोड़ों का मार्केट है ना हमारा, पूरी दुनिया की नजरें है, ये मार्केट हम कैप्चर करेंगे। अभी मैगी, मैगी यानी क्या? हमारी सेवई, महाराष्ट्र में सेवई बनते हैं ना, सेवई, हमने मार्केटिंग नहीं किया ना। सेवई वो पतंगे आती, क्या क्या नहीं आता, हर प्रोडक्ट आते हैं, सब आलू के चिप्स वगैरह जैसे सब। अरे आलू जिस किसान के इसमें से निकलती हुई फसल, आलू चिप की फैक्ट्री उस गांव में हो ना, टोमेटो निकलते, टोमेटो सॉस की फैक्ट्री हो ना, सहकार तत्व पे एक है। तो हमें एक एग्रोबेस का आंदोलन ही इस देश में खड़ा करना है, एक शिक्षा के बारे में आंदोलन, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, इसमें किसान भी बचेगा। तो हमने किसानों को भी बताया आप अकेले मत लड़ो, तो आप सामाजिक संगठन, किसानों की संगठन, मजदूरों की संगठन, अपन एक साथ बैठे, और जिस दिन हम एक साथ में बैठेंगे उस दिन भारत का कल्याण होना तय है। तो परिवर्तन की मूवमेंट हम इस डायरेक्शन से लेके जाना चाहते हैं, ये मेन पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में और एक काम आ रहा है कि 5 पॉइंट प्रोग्राम है, 2 मिनट में ख़त्म करता। तो भाई अभी देश को ये बोलते हैं ना, महान बनाना है, महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, विश्व बन नहीं सकता। विश्व गुरु बनाने का प्लानिंग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के पास में। तो कैसा है, इससे 5 पॉइंट है उसमें। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, कोई इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, समान शिक्षण पद्धति हो। आज जो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस अमुक तो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा, जो काबिल ने बेचारे पैसे जाते उसके और कुछ नहीं होता। तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, समान शिक्षण पद्धति हो, और ग्रेजुएशन तक उसको फ्री एजुकेशन मिले। ये संविधान में हमें चेंज करना है हमारी ताकत से, एक काम हो गया। दूसरा है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बाबा साहब का एजेंडा था, वो कोई बोलता नहीं, कोई करेगा नहीं। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एजेंडा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये जिस दिन हम करेंगे, एक भी किसान खुदकुशी, आज 3 लाख के ऊपर किसानों ने खुदकुशी की, एक भी किसान खुदकुशी नहीं करेगा। और फिर मूलभूत उद्योग यानी बेसिक उद्योग जो होगी, इसमें शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। लेकिन सरकार उसका प्राइवेटाइजेशन करती, लेकिन कोई अम्बेडकरवादी, कोई फुलेवादी, कोई बहुजनवादी कोई नहीं बोलता। और सारे नेतृत्व करने का नेता भी हो, सामाजिक, कोई नहीं, सब चुप बैठे हैं, क्योंकि ये इनको सबको पिंजरे में डाल के ट्रैप कर दिया है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी लड़ाई तो लड़ना है, तो इस देश की जनता बनेगी विरोधी पार्टी और सरकार, ये लड़ाई इस देश में हमें करना है। सारा समाज, किसान, सामाजिक संगठनें, मजदूर की संगठनें, ये विरोधी पार्टी और सरकार, ये जब लड़ाई होगी तब परिवर्तन की मूवमेंट उधर जाएगी। अब ये 4 मुद्दे आंदोलन बताए, प्रकाश आंबेडकर जी को भी मैंने बताए थे, जब उन्होंने वर्णहीन जातियों समाज का कार्यक्रम लिया था कस्तूरचंद पार्क में, हम रवि भवन में मिले, तो उनको बताया कि साहब एक आंदोलन से नहीं होगा, वर्णहीन जातियों समाज का निर्माण हो, यह अंतिम ध्येय बाबा साहब के मूवमेंट का था, आपने लिया, आपका अभिनंदन है। लेकिन इसके अलावा हमारे 4 मुद्दे, ये मुद्दे मैंने जब उसको ऐड कर दिए तो बोलते ये तो नेशनल एजेंडा है। बोला हम कोई नेता है, छोटे इंसान भी, कॉलेज में पढ़ाने वाले, आप नेता हो, आपकी बात को लोग मानते हैं, आप लो ना, ये मुद्दे नहीं लेंगे। और जिसको हम बोलते हैं हमारे वाले, हमारे नेता है, नेता बन नहीं सकते, समाज को मिसलीड करके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे, सिर्फ बाबा साहब बुद्ध का नाम लेके मूर्ख बना रहे जनता को। ऐसे नेता इस देश में है, इनके साथ में भी हमें सामना करना पड़ेगा। हर नेता ने, हर जाति के नेता ने हर जाति को गुलाम बनाने का ठेका लिया है, इनके खिलाफ भी हमारी आने वाले समय में लड़ाई होगी, ये सीधा हमारा एजेंडा है। फिर इस देश में भी आप बोलेंगे मोदी तो देश बेच रहा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, दुनिया ने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज उनको दिया। क्या बोलते हैं अमर्त्य सेन? भारत का नंदनवन, यानी हर समस्या भारत की सुलझ सकती 10 साल में। किसी चीज़ की कमी भारत में नहीं, ना पानी की, ना जमीन की, ना नैसर्गिक संसाधनों की, ना पैसे की।
तो आप बोलेंगे मोदी तो देश बेच रहा, और पैसा कहाँ है? बताइए पैसा कहाँ है? किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम। वो एक मैं इंसान हूँ 138 करोड़ में, जिसको मालूम है पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? भारत के धार्मिक स्थलों में है। धार्मिक स्थलों तो 1932 की बात है, डॉक्टर भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख जो भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, मालूम है? तो उन्होंने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इनकी एक विधानसभा थी उस समय, सीपीआई बेरार बोलते थे, उसमें एक विधेयक लाया था कि मंदिरों की संपत्ति निकाली जाए और गरीब के शिक्षा के ऊपर खर्चा हो। लेकिन मनुवादियों ने शंकराचार्य जी को लेकर गांव गांव में घुमाया गया और उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। मुट्ठी भर लोगों ने बहुजनों के ऊपर उस समय वार किया। हम खड़े नहीं हुए, गूंगे बहरे रहे। फिर 53-54 की घटना है, शिरडी के साई भक्तों का मेड़ावा बम्बई में था, एक सम्मेलन था शिरडी के साई भक्तों का। उसमें सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बुलाया गया और बाबा साहब आपने अपने भाषण में बोलते, इस देश में के मंदिरों में हजारों साल से जो संपत्ति पड़ी है वो निकालो और देश हित में लगाओ। क्या कोई बोला? कोई आम्बेडकरवादी मैंने तो नहीं सुना मेरे कानों से ये बोलते हुए। तो ये 5 कलमी प्रोग्राम है। वर्णहीन जातिहीन समाज का निर्माण हो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, खेती का औद्योगिकरण हो, बेसिक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो और धार्मिक स्थलों का राष्ट्रीयकरण हो। अगर ये कर दिया जाए, हजारों ट्रेन, अभी तो 73 साल में एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चली भारत में, लेकिन हजारों बुलेट ट्रेन हम चलवा सकते। 10 अमेरिका भारत में हम बना सकते, 10 दुबई स्मार्ट सिटी की बात की है लेकिन कर नहीं सकते, लेकिन 10 दुबई शहरी के शहर भारत में हम खड़े कर सकते। और जो 20 करोड़ लोग गंदे झोपड़पट्टी में हैं, 20 करोड़ लोग बेघर है, तो ये 20 करोड़ बेघर जो लोग हैं उनके लिए सीमेंट कंक्रीट के मकान हम बनवा सकते हैं। 20 करोड़ जो गंदे झोपड़पट्टी में सारी सुविधाएं हम निर्माण, ये मैं नहीं बोलता, अमर्त्य सेन बोलता। दुनिया ने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया, वो इंसान बोलता है कि भारत की समस्या है 10 साल में सिर्फ प्लानिंग का अभाव है। कौन करेगा प्लानिंग? इस देश का कोई प्लानिंग बताने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो हम इसके लिए बहुजन समाज को इस 5 पॉइंट प्रोग्राम के लिए हम तैयार कर रहे। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का दूसरा आंदोलन, और ये 5 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर भारत में एक आंदोलन चलेगा। और जब ये आंदोलन चलेगा, इसको रोकने का कोई प्रयास करेगा, तो आज जैसे किसानों ने इनको कैसा पकड़ के रखा है, तो जब सिर्फ किसान नहीं, किसान रहेगा, सामाजिक संगठनाएं रहेगी, मजदूरों की संगठना रही, यही परिवर्तन की मूवमेंट देश में चलेगी और दुनिया में महासत्ता भारत बन सकता है। और इसको बनाने के लिए हम लोगों को जागृति करने का प्रयास हमने चालू किया। अब छोटे पैमाने में अभी ये आंदोलन, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में सभा है, 4 साल पहले हमने काम चालू किया, सारी जातियों की संगठनाएं एकत्रित हुई है। अभी मध्य प्रदेश में हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पापड़ तो बेलना ही पड़ता है, लेकिन हम करेंगे। और आने वाले हमारा 2 साल का टारगेट कि 2 साल में भारत की सभी जातियों की संगठनों को हम जोड़ के बताएंगे। और 2 साल के बाद में स्टेट वाइज लाखों की रैलियाँ लगेगी, 2 साल के बाद लाखों की रैलियाँ लगेगी। और फिर आह्वान करेंगे हम केंद्र सरकार को, और संविधान को हम बचाएंगे। संविधान को हम अकेली जाति नहीं बचा, हम बचाएंगे कि हमारे मानवाधिकार का जाहिरनामा है। इस तरीके से हमारा ये आंदोलन अभी चल रहा, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसके कैडर कैंप्स लगेंगे, प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, पूरे कैडर देश में तैयार करेंगे। और ज़्यादा समय, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, फास्ट में मैसेज पास होता भी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए आंदोलन बहुत जल्दी तेज हम तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप नागपुर के अंदर में प्रोफेसर रहे हैं और नागपुर एक दीक्षा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब ने वहाँ 5-7 लाख लोगों को दीक्षा दी थी। और उन्होंने कहा था कि मैं भारत को बौद्धमय करूँगा। और उस हिसाब से ये कहते हैं कि भाई हम पहले के ही बौद्धिस्ट हैं, हमारी ये घर वापसी है। तो चाहे महार हो, चमार हो, चाहे कुर्मी हो, भंगी हो, बसड़ हो, जितने भी है, ये पहले के बुद्धिस्ट है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपका अभी को जो बात जैसा कि अब जब यूपी की बात देखे होंगे या बाकी एमपी में भी हो गए, अभी हमारे जैसे चमार समाज की बात करते हैं, वो नमो बुद्धाय बोलते हैं। माड़ी समाज, हमारे महाराष्ट्र का माड़ी समाज बुद्ध को नहीं मानता, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के लोगों को मिला, अशोक सम्राट के नाम से उनकी संगठना, उनके घर घर जाके इलाहाबाद में मैं मिला हूँ, सबके साथ सैनी समाज के लोग को कुशवाहा, वो बोलते बुद्ध हमारा है। क्यों? उसको समझा और इनको विचारों से दूर रखा। और इनको बोलेंगे आप बुद्धिस्ट, कैसे मानेंगे? तो हमें प्रक्रिया कैसे होगी? संस्कार के जैसा समाज का कल्याण करना है, प्रबोधनात्मक, रचनात्मक, संस्कारात्मक, 3 पहलू के काम। हम उसको संस्कार किए नहीं, मेरे ऊपर संस्कार हुए नहीं, मेरे को हिंदू धर्म, मेरे हर बम्बार्डिंग हुआ, मीडिया के माध्यम से बम्बार्डिंग हुआ, मैं पूरा उसमें हिप्नोटाइज हो गया एक धर्म में। और मुझे बताया कि भैया तू इसको मानेंगे?
नहीं नहीं, बिल्कुल कोई भी मेरे जगह कोई भी रहे XYZ नहीं, लेकिन बचपने से संघ वाले जैसे संस्कार करते हैं, जैसे आज जालंधर के बच्चे स्कूल के जय भीम बोलते हैं, अगर ऐसा पैटर्न अगर हमने डाल दिया, उसको 20 विचारों से तैयार किया, तो हर जाति का इंसान तैयार होगा। लेकिन हम नेता स्टेज पर से बोलते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। बाबा साहब को समाज को तैयार करने के लिए कितने साल लगे उस विचारों से, और दूसरे जाति को बताकर सुनेंगे। जाति का तो मान देते, मजबूरी है मेरे जाति का, लेकिन दूसरा अगर दूसरे को समझाए तो नहीं मानेगा। तो इसीलिए संस्कार की ये जो प्रक्रिया, लेकिन आज हमें जरूरत क्या, आज मैं भूख से मर रहा हूं और मुझे अगर कोई धर्म का ज्ञान दे, मेरी भूख बहुत लगी है, आप मेरे को ज्ञान बता रहे हो, सही में मैं ज्ञान मानूंगा? मुझे रोटी चाहिए, मुझे रात प्यास लगी है, मुझे पहले पानी चाहिए, पहले रोटी चाहिए। आज देश की ये अवस्था है, 50% लोगों को 2 समय का खाना ठीक से नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल अज्ञानता से है। तो हम धर्म की बात लेके बैठे हैं। तो इसीलिए हमारा आंदोलन ये है, और जब इस तरीके से होगा तो फिर भारत बौद्धमय की तरह से सम्राट के देश की तरफ जाएगा। तो स्टेजेस रहती, कौन सी स्टेज पे कुछ भी करना हार्ड, कुछ भी बोलना आसान है, लेकिन करना, वो आंदोलन लेना, हम जो भी साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, लेकिन पहले प्रयोग करना पड़ता है। इसमें एक और मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि एक प्रवचन के अंदर में एक व्यक्ति जाता है और वो भूखा पेट होता है, तो तथागत कहते हैं कि पहले खाना खा के आ जाओ और फिर मैं उसके बाद हाँ, लेकिन ये तो हुई उनकी बात, बराबर, जो भूखे हाँ, हैं। लेकिन अभी जो बड़े लेवल पे जो लोग हैं कि हाँ, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर PhD की है, हाँ, तो वो ऐसा बोलते हैं कि हम तो बाबा साहब को अपना गुरु मतलब आदर करते, गुरु मानते सब, लेकिन हम बुद्ध को नहीं मानते हैं। हाँ। अब उस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो बड़े अभी बुद्ध की जो विचारधारा है, ये सबके कल्याण के लिए सही है ना, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, क्या गलत है? कोई गलत ये नहीं, जीवन मूल्य है, सबके लिए नीति मूल्य, प्रज्ञाशील और करुणा नीति मूल्य है। नीति मूल्य, ये कोई धर्म में नहीं है, ये सबसे यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया। ये मानेगा तो आपका कल्याण होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन हमारे ऊपर जो बम्बार्डिंग चला, मैं आपको गोंधन मालूम, गोंधन आदिवासी लोग जो गोंदते ना, बोलते हैं। सर के ऊपर इधर उधर गोंधन है, तो हमारे ऊपर गोंधन है, इस विचारों का, ब्राह्मणवादी विचार का गोंधन है। अभी मेरे हाथ को अगर कोई कीचड़ लगा या गोबर लगा या कुछ भी लगा या डामर लगा तो मैं रॉकेल लगाऊंगा, पेट्रोल लगाऊंगा, निकल जाएगा। पेंट लगेगा, वो भी टारपेंटाइन लगाऊंगा, निकल जाएगा। अगर गोबर लगा तो मैं हाथ धो डालूंगा, पानी से निकल जाएगा। लेकिन गोंधन का क्या करूं? ब्रेन में गोंधन है ना, और आप एकदम भाषा बोलते था कि गोंधन है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता। जब प्लास्टिक सर्जरी होगी, चमड़ा अगर निकाला जाएगा तो बम्बा रक्त खून बहेगा ना, खून बहेगा। तो ये जो एक प्रोसेस है अलग प्रकार से, तो ये प्रोसेस कब आएगा? जब पहले बंधुभाव बनेगा, शिक्षा में इस तरीके का पैटर्न बनेगा। आज तक उनके हाथ में सारी चीजें हैं और हम अपेक्षा करते, बम्बार्डिंग चल रहा, रात दिन गोंधन चल रहा, उनको गोंधन निकालने की बात तो नहीं होती। अपना ही इंसान आपके खिलाफ में खड़ा होगा, विचार सब बराबर है, लेकिन उसको उस तरीके से समझाने वाले लोग बनाना पड़ेगा। जैसे कांशीराम जी ने अपने एक विचार दिया, मूवमेंट तैयार किया, 0 से किया ना, कैडर कैंप्स लिए, हैमरिंग हुआ। हमारे सभी के लोग 1980 से कोई गार्डन में किसी घर में जाके मीटिंगें लेते थे, लोगों को तैयार करते थे, तब तैयार होता। तो ये प्रक्रिया जब चलेगी कंटिन्यूस, हमारे यहाँ कौन सा मीडिया आपके पास में? टीवी का चैनल है क्या था? पूरा नेशनल चैनल, कोई मीडिया है, कोई पेपर्स है, कुछ भी नहीं। मिसलीड करने का रात दिन उनके चैनल देखो, सब बाबा महाराज जो बता रहे गए, जल वाला जल अवतारा, आपका क्या है? तो जनता का वो गोंधन निकालने, आप कुछ ही नहीं कर रहे ना, और आप बोलते ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, ठीक है होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए उसके लिए आप क्या करते हैं? मैं क्या करता, वो कभी चिंतन किया? उसका प्लानिंग बचपन से कैसे संस्कारित है, बाकी समाज तक के विचार कैसे जाएंगे, ये कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे बोलने से बात नहीं होगी, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो हमने एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है हमारे पास में, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो लॉन्ग टर्म का अंतिम ध्येय है बुद्ध के तरफ ही है, अशोक सम्राट का देश बनाना, ये ध्येय है हमारा। लेकिन प्रोसेस इस तरीके से। बिल्कुल ऐसा। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और हमारे जो दर्शक हैं इससे लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। हाँ, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।